आज हम चर्चा कर रहे हैं धनंजय के द्वारा लिखे गए 10 रूपक नाट्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ के विषय में। 10 रूपक नाट्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 10 मुख्य रूपों या रूपकों का वर्णन पाया जाता है। यह 10 रूपक इसीलिए कहलाता है। नाट्यशास्त्र में अत्यंत विस्तार से वर्णित नाट्य संबंधी सामग्री को संक्षेप में किंतु विशद रूप से प्रस्तुत करना ही धनंजय का लक्ष्य है। वस्तुतः धनंजय ने उस समय उपलब्ध समस्त नाट्य संबंधी सामग्री का भली भांति उपयोग किया है। पूर्ववर्ती आचार्यों के मंतव्यों का परिष्कार किया है और यथा अवसर आलोचना भी की है। इसकी शैली भरत के नाट्यशास्त्र से नितांत भिन्न है। नाट्यशास्त्र में कोई बात अनेक वाक्यों में विस्तार से कही गई है। श्लोक पूर्ति के लिए बहुत से शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग यहाँ पर देखा जाता है। इसके विपरीत 10 रूपक में गिने चुने शब्दों में नाटक के मंतव्यों को कह दिया गया है। इसकी कारिकाएं सूत्र रूप में ही तथ्य को प्रकट कर देती हैं। कहीं विवश होकर ही भर्ती के शब्दों का या वाक्यांशों का इसमें प्रयोग देखा जाता है। यह आवश्यक है कि कहीं कहीं अत्यंत संक्षेप के कारण अर्थ की स्पष्टता में बाधा पड़ती है। फलतः वृत्ति की सहायता के बिना अनेक लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं। जहाँ कहीं नाट्यशास्त्र के विस्तृत विषय को प्रकट करने के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, वहाँ तो नाट्यशास्त्र अथवा अन्य किसी व्याख्या की सहायता से ही अर्थ समझा जा सकता है। पारिभाषिक शब्दों के लक्षण करते समय धनंजय ने कहीं कहीं निर्वचन शैली का भी प्रयोग किया है। संभवतः नाट्यशास्त्र के से प्रभावित होकर ही उन्होंने इस शैली को अपनाया है। 10 रूपक पद्यमय रचना है। इसमें अधिकतर अनुष्टुप छंद का प्रयोग दिखाई देता है। चारों प्रकाशों के अंतिम पद्यों में तथा अन्यत्र भी 18 बार अन्य छंदों का प्रयोग देखा जाता है। छंदों के निर्वाह के लिए भाषा में भी परिवर्तन करना पड़ा है। कहीं छोटे शब्दों का तथा कहीं बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहीं छोटे छोटे समास हैं तो कहीं दीर्घ समास भी देखे जा सकते हैं। कुछ दोषों के होते हुए भी अपने अपूर्व गुणों के कारण यह 10 रूपक नाट्य विद्या के जिज्ञासुओं के लिए उपादेय बन गया है। पठन पाठन की दृष्टि से यह लोकप्रिय नहीं हुआ है, प्रत्युत परवर्ती नाट्य विषयक कृतियों में इसका अनुसरण किया गया है। कहीं कहीं प्रतिद्वंद्विता के भाव से इसकी आलोचना भी की गई दिखाई देती है। और अब आगे हम 10 रूपक के प्रतिपाद्य विषय पर दृष्टि डालेंगे। 10 रूपक में नाट्य विषयक संक्षिप्त निरूपण पाया जाता है। इसमें 4 प्रकाश हैं। प्रथम प्रकाश के आरंभ में गणेश, विष्णु तथा शिव और भरत मुनि को नमस्कार करके सरस्वती की कृपा से ग्रंथ रचना में
प्रवृत्ति, रचना का उद्देश्य तथा नाट्य का प्रयोजन बताया गया है। वर्णन की दृष्टि से द्वितीय प्रकाश इस प्रकार से है जिसमें कि नायक नायिका के भेद प्रभेद उपलब्ध होते हैं। नायक शब्द का मुख्य अर्थ है नाटक आदि का मुख्य पात्र, किंतु कभी कभी नायक शब्द का सामान्यतः किसी भी पात्र के लिए प्रयोग कर दिया जाता है। इस प्रकाश के आरंभ में नायक के सामान्य गुणों का प्रयोग किया गया है। फिर नायक के 4 प्रकार धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत तथा उनके लक्षण बतलाकर श्रृंगारी नायक की 4 अवस्थाओं दक्षिण, शठ, धृष्ट और अनुकूल का निरूपण पाया जाता है। यहाँ नायक के सहायकों का भी निरूपण है। रूपक में नायक के चरित्र को निखारने के लिए प्रतिनायकों का भी निरूपण किया गया है। नायक की सामान्यतः नायक के गुणों से जो नायिका है वह भी नायक के गुणों से युक्त होती है और 3 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन यहाँ पर देखा जाता है: स्वकीया, परकीया तथा साधारण स्त्री। स्वकीया भी 3 प्रकार की होती है: मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। नायिका की स्वाधीन, पतिका आदि 8 अवस्थाएं हुआ करती हैं। नायक के समान नायिका की भी सहायिकाएं होती हैं जो प्रायः दासी, सखी, पड़ोसिन, भिक्षुणी आदि होती हैं और ये दूती का काम करती हैं। इस प्रकार से द्वितीय प्रकाश में नायक नायिका तथा उनके विविध व्यापारों का वर्णन किया गया है। तृतीय प्रकाश जहाँ प्रारंभ होता है वहाँ प्रथमतः नाटक का वर्णन किया गया है, क्योंकि 10 रूपकों में नाटक ही प्रमुख है। नाटक के रचना विधान पर विचार करते हुए नाटक की स्थापना इत्यादि नाट्य प्रयोग का भी निरूपण किया गया है। 10 रूपक में जिन रूपक के 10 प्रकारों का वर्णन है उनका उल्लेख इस प्रकार है: प्रथम नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समअवकार, वीथी, अंक और ईहा मृग। ये नाटक के 10 रूप कहे गए हैं। अब बात आती है चतुर्थ प्रकाश की, जिसमें रस के ऊपर विचार किया गया है। रस के विषय में 10 रूपक की कुछ मौलिक उद्भावनाएं हैं जिनका हम आगे विशद विवेचन करेंगे। चतुर्थ प्रकाश में यह बताया गया है कि विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव तथा व्यभिचारी भावों के द्वारा आस्वादन योग्य होकर स्थायी भाव ही रस कहलाता है। इसका आस्वादन सहृदय सामाजिक को ही होता है। अनुकार्य को रस का अनुभव नहीं हुआ करता है। यहाँ विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव तथा व्यभिचारी भावों के स्वरूप तथा प्रकारों का निरूपण किया गया है। इस प्रकार से
इन 4 प्रकाश के अंतर्गत दशरूपक में अपने प्रमुख प्रतिपाद्य दशरूपकों से संबंधित वस्तु, नेता, रस इत्यादि का भली भांति विशद विवेचन पाया जाता है। इस प्रकार से नाट्यशास्त्र के ऊपर यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जाना जाता